हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। आम्ही हासी हासी चोडबे फासी एक बार विदाई दो माँ आम्ही घूरे हसी। मैं वापस आऊंगा। हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं फिर से जन्म लेकर के तुम्हारी मुक्ति के लिए संघर्ष करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दाह संस्कार हो जाने के बाद में उनकी चुटकी पर राख लेने के लिए कोई सोने की डिब्बी, कोई चांदी की डिब्बी, कोई हाथी दांत की बनी डिब्बी, कोई साधारण डिब्बी ले करके लोग आए और चुटकी चुटकी पर भस्म, ये पवित्र भस्म है। ये भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उनके यज्ञ के अंदर दी गई आहुतियां हैं, समिता है। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम सब लोगों ने बंग भंग अंग्रेजों का एक कुत्सित प्रयास, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी अर्जित की थी। बंग भंग मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में उठाया हुआ अंग्रेजों का पहला कदम और बड़ा भारी कदम। पंजाब में लाला लाजपत राय ने जब आंदोलन किया, उस समय में किसानों में, मजदूरों में जिस एक व्यक्ति ने उनका साथ दिया वो भगत सिंह के चाचा थे, अजीत सिंह। जैसे उत्कृष्ट क्रांतिकारी के रूप में हम भगत सिंह जी को याद करते हैं, ऐसे ही उनके चाचा अजीत सिंह, उन्होंने लाला लाजपत राय का साथ दिया, पूरे पंजाब को जागृत किया। जन विद्रोह इतना जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ बन पड़ा कि लाला लाजपत राय के साथ साथ अजीत सिंह को भी कैद करके मांडले जेल में डाल दिया गया। 1 साल की वहां सजा भोगने के बाद वो वापस आए, किंतु उसके बाद अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए थे और अंततोगत्वा उन्होंने निर्णय किया कि बाहर विदेश में रह करके, तो सूफी अंबा प्रसाद के साथ मिलकर के वो ईरान गए, फ्रांस, ब्राजील, अनेक देशों में, इंग्लैंड रहते हुए उन्होंने वहां भी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाए रखा। अंग्रेजों के खिलाफ एक विश्व भर के अंदर जनमत निर्माण कैसे हो सकता है, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। किंतु इतना सब कुछ करते रहने के बावजूद भी, सावधानी रखते हुए भी, वो 1945 में पकड़े गए। जेल के अंदर उनको अमानवीय
यातनाएं दी गई। सुयोग बना उनके जीवन का। 1947 में देश आजाद हो गया। अब देखिए, वो व्यक्ति ऐसा है, 38 वर्ष अपने देश से बाहर रहने के बाद जब 1947 में अपना देश आजाद हुआ, उस समय उन्होंने सब लोगों से हाथ जोड़ करके कहा, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं चलता हूं। लोगों ने कहा कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, 38 साल के बाद में तो वापस भारत आए हो और अब कह रहे हो मैं चलता हूं, अब तो यहां रुको, अपना देश आजाद भी हो गया है। वे कुछ बोले नहीं, घर गए, घर में अपने कमरे में बैठे थे, सोफे पर पांव पसार करके। इतने में उनकी पत्नी चाय लेकर के आई, तो बड़ा गंभीर होकर के अपनी पत्नी की ओर उन्मुख होकर के वो बोले कि सुनो, मैंने जो भगवान ने मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी डाली थी, गृहस्थ जीवन का भार डाला था, उसे मैं निभा न सका। मुझे तुम क्षमा करना। मैं जिंदगी भर भारत माता की तो सेवा करता रहा, पर तुम्हारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सका। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। और एकाएक उठ करके उन्होंने अपनी पत्नी के पैर छू लिए। पत्नी हतप्रभ एक कदम पीछे हटी, कहने लगी, आप मुझे पाप में क्यों डाल रहे हैं? उसने कहा, नहीं, बस आगे अगर भगवान मौका देगा तो मैं जरूर प्रायश्चित करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। और जोर से बोला, जय हिंद, और उनका देह विसर्जन हो गया। जिंदगी पर्यंत भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए एक निर्वासित क्रांतिकारी की तरह भारत के बाहर रह करके जिन्होंने भारत माता के लिए अपने जीवन को अर्पित किया और आजादी मिलने के बाद अपना काम पूरा हुआ मान करके अपने देह रूपी पिंजरे को छोड़ करके उड़ गए। ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी अजीत सिंह जी को हम सब नमन करें। मैं अब आपको विशेष रूप से जो बंग भंग हुआ और बंग भंग को निरस्त करना पड़ा, उसके पीछे जिन लोगों की बड़ी महती भूमिका थी, उनमें राजनेता कम, क्रांतिकारी ज्यादा थे। वो क्रांतिकारी कौन थे, कैसे थे, किस प्रकार से उन्होंने आजादी का आंदोलन चलाया, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न किया, उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। बंगाल वही क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल। बंगाल में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही एक दल बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा, और उस दल का नाम रखा आत्मोन्नति समिति। उस दल ने एक प्रकार से लोगों के अंदर शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण देकर के अंग्रेजों के खिलाफ जनमत कैसे निर्माण किया जाए, उसका प्रयास किया। एक नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, अनुशीलन समिति, क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी संस्था। 1902 में पी मित्र, प्रमदा दास मित्र, इन्होंने उसकी स्थापना की। बाद में अनेक लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद बाबू, भगनी निवेदिता, ये लोग भी उसके साथ में जुड़ गए। माधा जतिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनकी पूरी कहानी में आगे के किसी एपिसोड में सुनाऊंगा। अरविंद घोष के भाई वारिंद्र घोष, वो भी उसके बड़े प्रमुख कार्यकर्ता थे। अरविंद घोष के भाई वारिंद्र घोष ये संगीत के मर्मज्ञ थे। बड़ौदा में ही अपने भाई के पास में रहकर के इन्होंने संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और अपनी भाई की जीवन की प्रेरणा लेकर के ये भी अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए बंगाल चल दिए। ये बंग भंग का जब आंदोलन चला, तब ये लोग भी उससे पहले
क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए, तेज करने के लिए लग चुके थे। ये वारिंद्र घोष भगिनी निवेदिता के भी बहुत करीबी थे। विवेकानंद जी के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त, वो भी वारिंद्र घोष के साथ मिलकर के उन्होंने एक पत्रिका युगांतर वो शुरू किया। एक बड़ी विशेष बात थी, ये जो अनुशीलन समिति है इसने अपना प्रचार प्रसार तो काफी किया। ढाका में भी नलिनी नाथ, उनको भी पुलिन दास, उनको भी अपना सदस्य बनाया। वो बड़े क्रांतिकारी लोग थे। इनकी विशेषता ये थी, ये न केवल शारीरिक विद्या माने बंदूक, तलवारबाजी, लाठी चलाना, अखाड़े में खेलना, इनके अलावा इनके बीच के अंदर बौद्धिक वर्ग का भी आयोजन होता था। साप्ताहिक बौद्धिक वर्ग, देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार का भी काम होते थे। गुप्तचर संगठन था। मां काली की प्रतिमा को सामने रख करके उसी को भारत माता का साक्षात रूप समझ करके प्रतिज्ञा लेते थे। हे भारत माता, जब तक तुम दासता की श्रृंखला में आबद्ध हो तब तक हम पूरी ताकत से तात जन्म तुम्हारे लिए ही काम करेंगे, तुम्हें मुक्त कराने के लिए ही प्रयास करेंगे। हमारा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। हम तुम्हारे लिए अपने जीवन की खून की नदियां बहा देंगे। अगर कभी पकड़े गए तो हम किसी को भी अपने मन के अंदर जानकारियां, राज जितने भी हमारे पास में है वो हम नहीं बताएंगे। अगर कभी उगल दिया तो वो हमारे लिए मृत्युदंड के समान होगा। ऐसी घनघोर प्रतिज्ञाएं वो लोग किया करते थे। पर अनुशीलन समिति के जो पी मित्र थे वो बम, पिस्तौल, बंदूक इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। दूसरे जो लोग थे वारिंद्र घोष और एक बड़ा अच्छा नाम जिसका नाम कभी आपने सुना होगा, बाघा जतिन, जतिंद्र नाथ बनर्जी, वो उनके साथ में मिले तो उनके मन में भी इस प्रकार की भावना थी कि भाई बिना सशस्त्र कार्रवाई के अंग्रेज भारत छोड़ करके जाने वाले नहीं है। ये अंग्रेजों के गवर्नर हो, चाहे वायसराय हो, चाहे बड़े बड़े जिलाधीश हो, ये सब अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम काम नहीं करेंगे क्या? इसमें विभेद पैदा हुआ। एक गुप्तचर संगठन बनाने के बारे में वारिंद्र घोष ने सोचा, अरविंदु से चर्चा की, भगिनी निवेदिता से चर्चा की। इन लोगों ने एक मत हुए, जतिंद्र नाथ भी एक मत हुए, ये लोग अलग हो गए। युगांतर करके एक पत्रिका निकाली जिसमें विवेकानंद जी के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को संपादक बनाया और ये लोग गुप्त रूप से कुछ कार्रवाई इन लोगों ने चालू की। बम बनाना, इनको एक बड़ा अच्छा व्यक्ति जो केमिस्ट्री का अच्छा जानकार था, उल्लासकर दत्त, वो मिल गया। उसने बम बनाया, परीक्षण भी किया। बाहर दूर जाकर के पहाड़ी पर उन्होंने बम फेंका। बम सटीक फेंका गया। पहाड़ी पर जो पत्थर थे वो टूटे फूटे उछल गए और ये लोग ऊपर छुप करके बचने के बावजूद भी उल्लासकर दत्त उसके पास में भी लगा, वो घायल हो गया। और एक प्रफुल्ल चंद्र चक्रवर्ती करके क्रांतिकारी और था जिसने बम फेंका था, उसी को ही सबसे ज्यादा चोट आई और वो वहीं ढेर हो गया। अब उसकी लाश को ले जाना खतरे से खाली नहीं, तो उसको वहीं रखा और वो चल पड़े। वो आए वापस माणिक तला, बाग बाजार, ऐसे अनेकों स्थानों पर इन्होंने बम बनाने के कारखाने खोलने के बारे में विचार विमर्श किया। एक बहुत बड़े व्यक्ति रहे हेमचंद्र दास, बड़े घर के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जायदाद को बेच करके महर्षि अरविंद की सहायता से पेरिस जाकर के बम बनाना उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। वो लौट करके वापस आए। उल्लासकर दत्त पहले से थे, हेमचंद्र दास इनके साथ में मिल गए। इन्होंने मिलकर के बम बनाने का, पिस्तौल बनाने का, कारतूस बनाने का
कारखाना बनाया और वहां उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। अनेक ट्रेनें उड़ाने का प्रयास किया, अनेक गवर्नर, जिलाधीश उनको मारने का प्रयास किया। उन दिनों कोलकाता के अंदर किंग्स फोर्ड करके अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अत्याचारी क्रूर जज था। वो विपिन चंद्र पाल के खिलाफ उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट, राजद्रोह का मुकदमा दायर करके दे दिया। भूपेंद्र नाथ दत्त को गिरफ्तार करके 1 साल की सजा दे दी। तो क्रांतिकारियों के दिमाग में चढ़ गया कि सबसे पहले किंग्स फोर्ड को निपटाना है। विपिन चंद्र पाल को जब सजा सुनाई जा रही थी तो बाहर जनता भारी मात्रा में एकत्रित हो गई, नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक 15 साल का जवान सुशील कुमार सेन, वो बड़े जोश के साथ में आकर के वंदे मातरम, वंदे मातरम नारे लगा रहा है। इन लोगों को अंदर कार्रवाई में बाधा पहुंच रही थी तो किंग्सफोर्ड ने सार्जेंट वे को भेजा। वो जब गया और इनको चुप कराने लगा तो उसके सामने इसने वंदे मातरम और जोर से बोला तो उसने इनकी फेंट पकड़ी तो इसने उसको जोर से थप्पड़ मार दिया। जनता उग्र हो गई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। किंग्सफोर्ड ने इसको कहा कि ये बच्चा है और वंदे मातरम के नारे लगाता है, लगाओ इसकी पीठ के ऊपर 15 कोड़े। उसको बांध दिया गया, उसकी पीठ के ऊपर 15 कोड़े लगाए गए। वो हर कोड़े पर रोया नहीं, डरा नहीं, वंदे मातरम का नारा लगाया उसने। चंद्रशेखर आजाद की तरह वंदे मातरम बोलता रहा। वो कहता था, क्या मैं इतना कपूत हूं जो निर्लज्जता से रोऊंगा, आंसू बहाऊंगा, डर जाऊंगा, कायरता दिखाऊंगा? मुझे तो भारत माता के लिए ही काम करना है। वो क्रांतिकारी दल के साथ जुड़ गया। क्रांतिकारी दल ने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया तो सुशील कुमार सेन को एक 1200 पेज की पुस्तक, जिसके 600 पेज निकाल करके उसमें बम फिट कर दिया। कमानी वगैरह ऐसी सेट कर दी कि पुस्तक खोलते ही कमानी खुलेगी और बम विस्फोट होगा। वो पुस्तक उनको लेकर के दे दी। उन्होंने सोचा जैसे ही वो पुस्तक देखेगा इसका काम तमाम हो जाएगा। उसके चपरासी ने बोला कोई पुस्तक दे करके गया है, तो उसने थोड़े दिन पहले अपने किसी मित्र को पुस्तक दी थी, एक बड़ी पुस्तक। उसने सोचा शायद उसने लौटाई होगी, कोई दे करके गया है इसलिए, तो उसने उस पुस्तक को लेकर के अपनी लाइब्रेरी में रख दी। उसका काम तमाम नहीं हुआ। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि समाचार मिलेगा किंग्सफोर्ड गया, पर नहीं गया। पर किंग्सफोर्ड को जब इस प्रकार का मारने का प्रयत्न होने लगा तो सरकार को भी ख्याल में आ गया कि किंग्सफोर्ड जाएगा, तो किंग्सफोर्ड का तबादला कर दिया मुजफ्फरपुर। क्रांतिकारी युगांतर दल, इन्होंने मीटिंग की और 2 नवयुवकों को 17-18 साल की उम्र, 17-18 साल, मिदनापुर खुदीराम बोस, रंगपुर प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों युवकों को पिस्तौलें दी गई, बम दिए गए और कहा कि जाओ मुजफ्फरपुर और किंग्सफोर्ड का काम तमाम करके आओ। ये पहुंच गए, इन्होंने वाच किया, देखा वो बहुत सावधानी बरतता था, इधर उधर कहीं नहीं जाता था। चाय बागान वालों का एक बहुत बड़ा क्लब बना हुआ था, शाम के समय कभी कभी वो वहां जाता था। उसकी बग्गी कैसी है, उसका रंग कैसा है इत्यादि सब पूरा ध्यान में करके और वो वहां गए। शाम के समय उधर घूम रहे थे तो उनके जो अंगरक्षक थे, तहसीलदार खां और फैज खां, वो उनकी रक्षा कर रहे थे, इनको भगा दिया देख करके। पर शाम के समय में जब लौट रही थी बग्गी तो ये लोग निशाना तान करके खुदीराम बोस ने बम लिया और बम लेकर के उस बग्गी के ऊपर जोर से डाल दिया। भड़ाम से जोर से आवाज हुई, बग्गी के परखच्चे उड़ गए। दुर्योग था इन लोगों का। उस बग्गी के अंदर उनके एक पड़ोसी मित्र वकील कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री वो सवार थी, वो मारे गए। इन्होंने तो सोचा ये किंग्सफोर्ड की बग्गी, पर दोनों का रंग एक जैसा था, इसलिए इनको धोखा हो गया, उनका काम तमाम हो गया। परंतु इन्होंने सोचा किंग्सफोर्ड का काम तमाम हो गया, बॉम्ब युग का पहला क्रांतिकारी खुदीराम बोस,
उसने लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया दिल्ली में, उससे पहले यहां मुजफ्फरपुर में बम फेंक करके पूरे भारतवर्ष के क्रांतिकारियों के हृदय में अपना स्थान बना लिया। ये लोग भागे, तुरंत शहर खाली कर दिया, दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। प्रफुल्ल चाकी अलग दिशा में, खुदीराम अलग दिशा में। 25-25 मील तक रात भर पैदल दौड़ते दौड़ते ये लोग अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचे। खुदीराम पहुंचा बेनी और ये पहुंचा समस्तीपुर। इन्होंने मौका में, प्रफुल्ल चाकी ने वहां की टिकट ली, कपड़े बदले, जूते बदले। उसकी ट्रेन के अंदर एक नंदलाल बनर्जी करके कांस्टेबल यात्रा कर रहा था, वो घर से वापस ड्यूटी पर जा रहा था, पर उसने इनको देखा तो थोड़ा सा संदेह हो गया। उलिया पता किया तो मालूम पड़ा कि मुजफ्फरपुर में कोई बम कांड करके भागे, उनमें से एक का उलिया ऐसा है। उसको संदेह हो गया। मौका में जब ये उतरा, गंगा घाट में जाकर के पानी पी करके वापस आया और इन्होंने पकड़ लिया। एक कांस्टेबल और आ गया, दोनों ने मिलकर के इसको पकड़ने का प्रयास किया तो ये भागा, वो इनके पीछे भागे। आगे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो पीछे मुड़ करके गोली चला दी। दुर्योग से वो भी बच गया। दोनों ने अटैक किया इसके ऊपर, इसको पकड़ लिया। इसने बंदूक, वो पिस्तौल की मार की, उनके सिर के ऊपर मारा। उससे थोड़ा सा वो हचकचाए, हाथ उन्होंने छुड़वा लिया। हाथ छुड़वा करके उसको लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उसने अपने गोली मार दी। 2 गोली उसने लगाई अपने ऊपर, एक हड्डी में लगी, एक माथे में लगी, वहीं प्राण छोड़ दिए। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्म बलिदान दे दिया। अब उधर खुदीराम बोस, वो जा रहा है, भूखा प्यासा था, बेनी स्टेशन पर गया। आगे जब जाने वाला था मुजफ्फरपुर से दूर वापस, तो कुछ भूख लगी थी तो मुरमुरे वगैरह लिए खा रहा था। तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि किसी ने कल बम फोड़ दिया और उसमें कैनेडी परिवार की महिलाएं थी और वो मर गई। एकदम इसके मुंह से निकला, अरे तो क्या किंग्सफोर्ड बच गया? पास में उनको संदेह हुआ, पुलिस पास में थी, तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होकर के इसको वापस मुजफ्फरपुर लाया गया। भीड़ इसके स्वागत के अंदर खड़ी थी, हजारों की तादाद के अंदर लोग खड़े थे। ये उतरा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उतर करके वंदे मातरम, वंदे मातरम। सजा की शुरुआत हुई। 3 महीने तक मुकदमा चला और 3 महीने के बाद में 30 अप्रैल 1 मई को उन्होंने बम कांड किया था। तो 3 महीने के बाद 19 अगस्त 1908 को इसको फांसी की सजा दे दी गई। जेलर था वो, इसके मासूम चेहरे पर फिदा हो गया। वो मृत्यु से पहले, फांसी लगने से पहले इसको 4 बड़े आम देकर के गया कि तुम खा लेना। इसने कहा रख दो, इसने खा लिए। दूसरे दिन सवेरे वो आया, अरे मैंने आपको आम दिए थे, आपने खाए नहीं, ये ऐसे कैसे पड़े? क्या करूं, मैं खा नहीं सका। अब मृत्यु के बेला पर कोई खा पाता है क्या? ऐसा उसने बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी ओर से मुझे उपहार है, ये मत सोच करके मैं इसको खा लूंगा। उसने वो आम पकड़े तो पिचक गए। आम उसने खा लिए थे, गुब्बारे की तरह उसको फुला करके उसने रख दिए। मृत्यु के मुख में जाते हुए भी उसकी अवस्था कैसी थी? मजाक कर रहा है वो। उनके बारे में बंगाली के अंदर एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही गई है, आमी हासी हासी चोड़बे फांसी, एक बार विदाई दो मां, आमी घूरे हसी। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं फिर से जन्म लेकर के तुम्हारी मुक्ति के लिए संघर्ष करूंगा। उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब देखिए, जिन जिन बड़े बड़े क्रांतिकारियों को, ये छोटे छोटे से युवक थे,
जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके पूरे देश को जागृत कर दिया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इनके बलिदान को सुनकर के पूरा देश निस्तब्ध हो गया। चूल्हे नहीं जले, खाना नहीं बना, लोग शोक में डूब गए। पूरे देश भर के अंदर एक देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। अब देखिए, मैं आपको अन्यथा लगेगी आप लोगों को बात, परंतु मैं एक बड़ी बात अच्छी कहना चाहता हूं। कितने आंदोलन कर लो आप, कितने सत्याग्रह कर लो आप, उससे इतनी देशभक्ति की भावना नहीं जागृत हो सकती जितनी इन दो बच्चों ने अपने जीवन की आहुति चढ़ा करके, एक क्रांति का जलजला जला करके पूरे देश के अंदर देशभक्ति का ज्वार पैदा कर दिया। इन दोनों का बलिदान हो गया, किंग्सफोर्ड फिर भी बच गया। पर किंग्सफोर्ड को लगा कि क्रांतिकारी मेरे पीछे पड़ गए हैं, इसलिए वो इस्तीफा देकर के मंसूरी चला गया जान बचाने के लिए। क्रांतिकारियों ने सोचा किंग्सफोर्ड तो चला गया, किंतु अन्य लोग तो है ना, गवर्नर है, अन्य लोग हैं, उन सब लोगों को तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये सुशील कुमार सेन, जिसने किंग्सफोर्ड को 1200 पेज की पुस्तक दी थी, जिसने 15 बैत खाई, ये इसको भी अलीपुर बम कांड। अरविंद घोष जब आ गए, क्रांतिकारी गतिविधियां जब तेज हो गई, तो किसी न किसी बहाने से अरविंद घोष को फंसाना है। इनके पीछे जो जो लोग हैं उन सब लोगों को फंसाना है। कुछ अपने ही लोग फूट गए, उन्होंने मुखबरी की। अनेक स्थानों पर एक साथ माणिक तालाब, बाग बाजार, अनेक जगहों पर छापे मारे। 40 से ज्यादा लोग पकड़े। अलीपुर बम कांड, बम भी मिले, पिस्तौलें भी मिली, कारतूस के खोल भी मिले, राइफल्स भी मिली और 40 लोग ये मिले। इनमें से कुछ लोगों ने मुखबरी भी कर दी। जब क्रांतिकारियों में से वारिंद्र घोष, अरविंद घोष, इनको मालूम पड़ा, तो वारिंद्र घोष ने कहा कि निर्दोष लोगों को नहीं फंसाना चाहिए। अंग्रेजों के कहने पर जो मुखबिर है वो सरकारी गवाह बन गए और उनके खिलाफ बोलने लगे। उनमें से एक नरेंद्र गोस्वामी, वो सरकारी मुखबिर बन गए। सरकार के कहे अनुसार चलने लग गया। वारिंद्र घोष ने, उल्लासकर दत्त ने खुले में अपना, यह अपराध नहीं है, यह हम भारत माता की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करेंगे, अंग्रेजों को इस देश को छोड़ करके भागना पड़ेगा, हम ऐसा माहौल खड़ा कर देंगे। प्राणदंड दिए गए हेमचंद्र दास, उल्लासकर दत्त और वारिंद्र घोष को। पर उच्चतम न्यायालय में जब मुकदमा गया तब इनको आजन्म कारावास मिला। 40 में से 17 लोग दोषी पाए गए, बाकी सबको साक्ष्य न मिलने के कारण से मुक्त कर दिया गया। अरविंद घोष, उस समय के बड़े चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, उन्होंने उनकी तरफ से मुकदमा लड़ा। सरकारी वकील नॉर्टन, उसने बहुत दलीलें दी, पर उनकी विद्वता के आगे, उनके तर्कों के आगे वो ठहर नहीं सका और महर्षि अरविंद घोष, उनको बाइज्जत बरी किया गया। अगले एपिसोड में महर्षि अरविंद घोष के बारे में हम विस्तार से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। किंतु इस समय में जब सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और ये नरेंद्र गोस्वामी जब मुखबिर बन गया, तब की बात। तब देखिए, नरेंद्र गोस्वामी को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो कितने ही लोग निर्दोष पकड़े जाएंगे। तो क्रांतिकारियों ने पता नहीं किस तरीके की योजना की। जेल के अंदर बैठे हुए सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैयालाल दत्त, इनको पिस्तौलें भिजवा दी गई। इन लोगों ने योजना बनाई। वो अस्पताल के वार्ड में रहता था नरेंद्र गोस्वामी, उससे भेंट करने की प्रयास किया।
उससे भेंट हो जाने पर सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा, मैं भी मुखबिर बनना चाहता हूं, तो मेरी भी डिमांड पहुंचा दो। सुपरिटेंडेंट को उसने बोला। ये दोनों पेट दर्द के बहाने अस्पताल के अंदर गए। अस्पताल के अंदर वो उससे मिलने का समय तय हुआ। सरकार की ओर से ओरसियर हिंगस, ओरसियर लिंटन, ये लोग इनके साथ में गए। नरेंद्र नाथ के साथ में ये दोनों मिले। ये दोनों तो पहले से लोडेड थे और मौका ताकते ही इन्होंने फायर शुरू किया। बच गया वो, भागने लगा। हिंगस बीच में पड़ गया। उसने सत्येंद्र नाथ बोस के टंगड़ी अड़ा दी। वो नीचे गिर पड़ा। कन्हैयालाल दत्त उसके पीछे भागने लगा। ये लिंटन आ गया, उसको रोकने लगा। लिंटन को मारा उसने। एकदम पास में जाकर के अस्पताल से दूर भागने में सफल हो जाने के बाद भी नरेंद्र गोस्वामी को कन्हैयालाल दत्त ने 2 गोली से काम तमाम कर दिया। वो सड़क पर गिर पड़ा, आधा गटर में सर, आधा सड़क पर। क्रांतिकारियों ने बदला ले लिया। भागे नहीं ये, भागे नहीं ये, पकड़े गए। दोनों को मुकदमा चला। सत्येंद्रनाथ बोस ने तो गोली चलाई नहीं थी, इसलिए सेशन कोर्ट में तो वो छूट गया, किंतु उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद में दोनों को प्राण दंड दे दिया गया। इन दोनों को, एक को 10 नवंबर 1909, दूसरे को 21 नवंबर 1909 को फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, उसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया। ऐसे कन्हैयालाल दत्त को भी फांसी की सजा दी गई। इसका भी जब दाह संस्कार किया गया, आप आश्चर्य करेंगे, हजारों की संख्या के अंदर लोग एकत्रित आ गए और दाह संस्कार हो जाने के बाद में चंदन काष्ठ की लकड़ियों के ऊपर उनका दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार हो जाने के बाद में उनकी चुटकी भर राख लेने के लिए कोई सोने की डिब्बी, कोई चांदी की डिब्बी, कोई हाथी दांत की बनी डिब्बी, कोई साधारण डिब्बी ले लेकर के लोग आए और चुटकी चुटकी भर भस्म, ये पवित्र भस्म है, ये भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उनके यज्ञ के अंदर दी गई आहुतियां हैं, समिता है। ऐसा करके लोग उस पवित्र राख को, भस्म को लेकर के गए। जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए, उनको डाक के द्वारा उस राख को भिजवाया गया। जबरदस्त जब क्रांति चेतना, जन चेतना पैदा हो गई, तो 21 नवंबर को जब फांसी पर चढ़ाया गया सत्येंद्र नाथ बोस को, तो उसका शव जेल के अंदर ही दफना दिया, जला दिया गया। लोगों की भीड़ को उस तक पहुंचने नहीं दिया गया। सजाएं हुई, काले पानी की सजा, सेल्यूलर जेल, वारिंद्र घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास, इन लोगों को 12-12 साल की सजाएं हुई। आजन्म कारावास 25-25 साल का। ये बड़ी अमानवीय क्रूरताओं से सेल्यूलर जेल में सजा भोग करके आए। इनका एक साथी इंदु भूषण रे, बहुत अत्याचार हुए उसके ऊपर, चिकित्सा नहीं दी गई, अमानवीय व्यवहार किया गया, पशुता से भी निकृष्टतम व्यवहार किया गया, फांसी पर चढ़ गया। उसने अपने कपड़े खोल करके उसकी रस्सी बना करके फांसी पर लटक गया। ये लोग लौट करके जब आए, कई लोग, कितने ही क्रांतिकारी तो ऐसे थे कि जब सजा भोगने के बाद में वापस लौट करके आए तो हमारी कृतज्ञता देखिए, हमने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी कोई सार संभाली नहीं। बड़ी दुरावस्था के अंदर उन लोगों ने अपना अंतिम जीवन काटा। कसूर क्या था? कसूर कुछ नहीं, जिंदगी दांव पर लगाई भारत माता के लिए, सजाएं भोगी, कष्ट सहन किए, भूखे प्यासे रह करके उन्होंने काम किया। युगांतर दल, उसके कारण से सरकार के ऊपर बहुत बड़ा भारी दबाव ये बन गया और उस दबाव में से सरकार को ये निर्णय करना पड़ा कि बंग भंग ये हम निरस्त करते हैं। मैंने पहले भी बताया
जॉर्ज पंचम को दिल्ली आकर के घोषणा करनी पड़ी 12 दिसंबर 1911 में कि ये जो बंगाल का विभाजन किया गया था यह अप्राकृतिक है, इसे हम रद्द करते हैं, बंगाल फिर से एक रहेगा। पिछली बार हमने सुना ही था। अभी जो बांग्लादेश बना हुआ है, आसाम है, इसको मिला करके उस समय में एक बंगाल और एक दूसरा उड़ीसा, बिहार और अभी का जो बंगाल बना हुआ है ये दूसरा। इस प्रकार का वो विभाजन किया गया था, वो विभाजन रद्द हो गया। क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति चढ़ा करके सुशील चंद्र सेन, वारिंद्र घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र बोस, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ऐसे अनेक अनाम उत्सर्ग हो गए जिनको हम जानते ही नहीं है, जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। महर्षि अरविंद घोष वो इन सब की धुरी थी। उनको जब मुक्त किया गया तो सभा में चित्तरंजन दास ने, न्यायाधीश, उसको संबोधित करते हुए कहा कि न्यायाधीश महोदय, ये व्यक्ति जब नहीं रहेगा तब दुनिया इसकी असलियत समझेगी कि ये मनुष्यता का कितना बड़ा पुजारी है, इसका ध्येयवाद कितना उज्जवल और प्रखर, ये देश की ध्वनि है, क्रांति की ध्वनि है, ये क्रांतिकारियों का स्वर है। संपूर्ण जगत इनके बारे में जानेगा और इनके नाम की जय जयकार करेगा। यह अद्वितीय महापुरुष के रूप में विख्यात होगा। यह भविष्यवाणी चित्तरंजन दास ने न्यायालय के अंदर महर्षि अरविंद घोष को मुक्त करवाते हुए, उनके जिरह को जीतते हुए न्यायाधीश के सामने की। वास्तव में ये अरविंद घोष क्रांति के बड़े महानायक, इनकी वाणी में, इनकी लेखनी में बड़ी प्रखरता, इनका जीवन, इनके भाई का जीवन बड़ा ही अद्भुत और ज्वाज्वल्यमान है। अगले एपिसोड में मैं विस्तार से महर्षि अरविंद घोष की कहानी क्या है, पांडिचेरी में उन्होंने अरविंद आश्रम बनाया, श्री मां कौन है, उन्होंने किस तरीके से इस देश को आजाद कराने के लिए प्रयत्न किया, उनके जीवन मूल्य क्या थे, उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को जिया, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके और आगे हम ये जो मैंने बीच में बोला था बाधा जतिन, जितेंद्रनाथ बनर्जी, ये जितेंद्रनाथ बनर्जी युगांतर दल का बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता था, किंतु ये इनके छोटे भाई वारिंद्र घोष ने एक आरोप लगा दिया उनके ऊपर कि क्रांतिकारियों के लिए जो एकत्रित पैसा है उसको मितव्ययता से खर्च नहीं किया गया, इन्होंने फिजूल खर्च कर दिया। इनके मन को बहुत ठेस पहुंची। स्फटिक मणिक के समान उज्जवलतर इनका चरित्र है, ये वो सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी पत्नी का सोने का हार क्रांतिकारियों के वहां रख करके और ये कह करके जो फिजूल खर्ची हुई है उसका हिसाब इसमें से निकाल लिया जाए। और मैं अब आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। और वो उत्तर भारत, पंजाब, उस तरफ जाकर के उन्होंने गदर पार्टी बना करके अपना कार्य प्रारंभ किया। बाद में उनके उत्तराधिकारी के रूप में रास बिहारी बोस, उन्होंने उत्तर भारत के अंदर क्रांति की ज्वाला को तीव्रतम करने के लिए प्रयास किया। इन दोनों महानुभावों के बारे में अगले अरविंद घोष के बाद के एपिसोड में हम सुनेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।